हेलो एवरीवन, दिस इज शुभप्रतम द्विवेदी एंड वेलकम टू द प्लेटफॉर्म केम हराइजन। तो हम केमिकल काइनेटिक्स पढ़ रहे थे। तो वहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की जो रेट जो इक्वेशन देखा था वो था K इज इक्वल टू 1/T 2.303 log of A0 by AT, initial concentration divided by concentration of the reactant after some time T, and यही देखा था। तो आगे देखते हैं अगर कोई रिएक्शन अगर फ्रैक्शन ऑफ रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए हमें कितना टाइम चाहिए होगा वो हम कैसे निकालेंगे। जैसे कि मान लो कोई रिएक्शन 1/2 सपोज 50% कंप्लीशन हो गया, उसके लिए कितना टाइम निकाला होगा, उसको बोलते हैं हम हाफ लाइफ पीरियड। जैसे मान लो कि 3/4 कंप्लीशन, कोई रिएक्शन इनिशियली स्टार्ट हो रहा है और कंप्लीट हो रहा है, उसके बीच में अगर इनिशियली स्टार्ट हो रहा है तो हमें देखना पड़ेगा कि अगर 3/4 कंप्लीशन हो गया, फोर्थ मतलब 3/4 चार भाग से एक 3/4 कंप्लीट हो गया रिएक्शन, तो उसके लिए कितना टाइम एग्जैक्टली चाहिए होगा एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो थ्री बाई फोर कंप्लीशन चाहिए होगा। तो कैसे करेंगे, अगर कोई रिएक्शन यहाँ पे है, A gives rise to प्रोडक्ट और ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। 1 सेकेंड, ऑल राइट, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो मान लो एट टाइम t इज इक्वल टू 0, ये था A0, ये था 0, सही है। एट टाइम t इज इक्वल टू t 3/4, समझ रहे हो, 3/4 कंप्लीशन, 3/4 पे ये क्या हो गया, ये A0 कितना बचा होगा 3/4 टाइम कंप्लीट होने के बाद, तो कितना कंप्लीट होगा, सपोज टोटल रिएक्शन जो होता है 100 होता है, तो 3/4 कंप्लीशन मतलब क्या है, 3/4 कंप्लीशन मतलब 3 गुना कंप्लीट हो गया, बाकी 1 गुना बचा, 1 टाइम बचा है ना, तो 1 टाइम बचा तो क्या होगा, A0/4 होगा, A0/4। जब A0/4 होगा तो यहाँ पे इसकी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कितनी होगी, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन यही हो गया। तो यहाँ पे हमारा जो AT आ गया इज इक्वल टू A0/4 आ गया, और A0 जो था वो था A0, A मान लो। तो टाइम जब 3/4 कंप्लीट हो गया, तो रिएक्शन में जो रिएक्टेंट था वो बचा कितना, जो इनिशियल कंसंट्रेशन था उसके डिवाइडेड बाई 4, उसकी 4 गुना कम हो गया। जैसे कि सपोज A था 100, तो एट टाइम t 3/4 पे कितना होगा, इसकी कंसंट्रेशन कितना बचा होगा, 25 बचा होगा, क्योंकि 3 टाइम्स तो कंप्लीट हो गया ना, 3 टाइम कंप्लीट हो गया, तो यहाँ पे A/4 बचेगा तो 25 बचेगा। तो ऐसे ही एट टाइम t 3/4 पे रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन होता है जिसको हम AT बोलते हैं, AT लगेगा A/4, तो इनिशियल कंसंट्रेशन A हो गया, और एट टाइम t t/4 पे कंसंट्रेशन क्या हो गया, AT A0/4। तो लगाइए यहाँ पे
k इज इक्वल टू 2.303 बाई t 3/4 by t 3/4 इज इक्वल टू log ऑफ a था इनिशियल कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन आफ्टर सम टाइम t 3/4 कंसंट्रेशन कितना हुआ a/4 तो ये हो गया k इज इक्वल टू 2.303 बाई t t3/4 log ऑफ, ये ऊपर ले लो 4a बाई a, तो a को एक कैंसिल हो गया तो log 4 आ गया। log 4 आ गया तो k आ गया कितना 2.303 बाई t 3/4 log ऑफ 4 तो अगर हम यहाँ पे t 3/4 निकाले तो k इधर चला जाएगा 2.303 बाई k log ऑफ 4। अगर हम यहाँ पे log की वैल्यू को डायरेक्टली पुट कर दें तो वैल्यू कितनी आ जाएगा, log की वैल्यू को अगर डायरेक्टली पुट कर दे और इसको 2.303 से मल्टीप्लाई कर दे, log 4 की वैल्यू को 2.303 पे अगर मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा t 3/4 कितना आ जाएगा, t 3/4 आ जाएगा 1.386 डिवाइडेड बाई k। तो ये हो गया टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ 3/4 ऑफ द रिएक्शन। सही है, ये हो गया 3/4 कंप्लीशन। इतना सही है। अच्छा, और एक ट्रिक ये है कि सपोज कोई रिएक्शन यहां से प्रोसीड कर रहा है तो वो ऐसे जा रहा है, यहाँ पे t इक्वल टू 0, यहाँ पे t इक्वल टू t1, यहाँ पे t इक्वल टू t2। ये शुरुआत था, इनिशियल टाइम प्रोसीड नहीं होता। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता गया, सपोज एक पॉइंट हमने ले लिया कि t इक्वल टू t1, तो t1 टाइम पे रिएक्टेंट की ये रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। t इक्वल टू t1 पे सपोज रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन था वो मान लो x1 था। t इक्वल टू t2 पे रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन था वो x2 था। मान लो एक रिएक्शन ऐसे ले लेते हैं, ऐसे भी क्वेश्चन पूछते हैं। तो t इक्वल टू t1 पे x1 था रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, जिसको हम AT बोलते हैं, ये भी AT। तो t इक्वल टू t1 पे AT इक्वल टू कितना हो गया x1, तो t इक्वल टू t2 पे AT हो गया x2। ऐसे कोई अगर एग्जांपल दिया हुआ है तो यहाँ पे ये जो t1 और t2 के बीच में हमें रिएक्शन की जो रेट कांस्टेंट है वो निकालनी होगी, रिएक्शन की जो रेट कांस्टेंट होगी वो निकालनी होगी t1 और t2 के बीच में। ये t0, ये एक a0 वगैरह कुछ नहीं दिया हुआ, बस t1 एक टाइम है, t2 एक टाइम है। एक टाइम पे एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन दे दिया और दूसरे टाइम पे दूसरा दे दिया, मतलब t इक्वल टू t1 पे इतना बचा होगा और जैसे आगे बढ़ता गया t इक्वल टू t2 पे इतना बचा होगा। बस इतना गिवन दे, क्वेश्चन पे इतना गिवन दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो इंटरवल की जो वैल्यू है, ये इसको लेके हम रिएक्शन की जो रेट कांस्टेंट है वो कैसे निकालेंगे, तो ऐसे निकालेंगे। रिएक्शन की जो रेट कांस्टेंट आ जाएगी तो k आ जाएगी 2.303 डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1 log ऑफ a माइनस x1 डिवाइडेड बाई a माइनस x2।
सही है। ये आ गया इंटरवल इक्वेशन। अगर कोई दो टाइम इंटरवल दिया है और वो डेफिनेट वो जो टाइम इंटरवल है उसी में x1 रिएक्टेंट की जो दो कंसंट्रेशन है वो भी दिया हुआ है, तो वहां पे k की वैल्यू आ जाएगी ये 2.303 by t2 - t1 log of a - x1 डिवाइडेड बाई a - x2। ठीक है। और एक बात याद रखो कि जब भी कोई 3/4 कंप्लीशन पे क्या देखा था, 3/4 कंप्लीशन पे कोई भी रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है उसके ऊपर डिपेंडेंट था क्या? नहीं था। कैसा था? 3/4 कितना हुआ था? 1.386 डिवाइडेड बाई के। एक बात हमेशा याद रखो, कोई भी अगर फ्रैक्शन ऑफ कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन हो गया ना, अगर कोई रिएक्शन प्रोसीड कर रहा है तो कोई भी फ्रैक्शन उसको पकड़ लो, एवरी फ्रैक्शन, एनी फ्रैक्शन ऑफ कंप्लीशन, जैसे 3/4 कंप्लीशन, 1/2 कंप्लीशन, ओके, 3/5 कंप्लीशन, कोई भी फ्रैक्शन ऑफ कंप्लीशन पे जब जो टाइम रिक्वायर्ड होगी वो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड ही नहीं करेगा। वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड ही नहीं करेगा, वो बस रेट कांस्टेंट के ऊपर डिपेंड करता है फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। रेट कांस्टेंट के ऊपर डिपेंड करता है और कोई कांस्टेंट होगा वहां पे, जैसे वहां पे यहाँ पे आ गया ना 1.386 किसके लिए? 3/4 कंप्लीशन के लिए। ऐसे अगर 1/2 कंप्लीशन हो गया तो वो तो हो जाएगा हाफ लाइफ पीरियड। ठीक है, वो हम देखेंगे आगे कैसे। तो कोई भी फ्रैक्शन ऑफ कंप्लीशन अगर पकड़ते हैं वहां पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की वैल्यू के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ये बात थी। तो ये अगर हम जनरली ले T1/n कोई भी फ्रैक्शन ऑफ कंप्लीशन के लिए, तो 2.303 by k log of a डिवाइडेड बाई a माइनस a/n। ये हो गया जनरल इक्वेशन। किसके लिए? फ्रैक्शन ऑफ कंप्लीशन। एनी completion of first order reaction। सही है, ये हो गया जनरल इक्वेशन। यहाँ पे n क्या है? n यहाँ पे फ्रैक्शन है, जैसे 1/3 n की वैल्यू 3, 1/4 n की वैल्यू 4। तो ये जो इंटरवल इक्वेशन हमने देखा, इंटरवल इक्वेशन जो हमने देखा, इसी के ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं तो ये हमने निकाला था, जैसे कोई क्वेश्चन हो गया N2O5 गैस और 2NO2 गैस, N2O5 गैस 2NO2 गैस, बस जैसे यहाँ पे ये हो गया। क्वेश्चन करते हैं एक N2O5 गैस, ये देगा क्या? 2NO2 प्लस हाफ H2O, 2NO2 प्लस हाफ O2 गैस। ये कोई रिएक्शन मान लो ले लिया। एक क्वेश्चन करते हैं इसी के ऊपर, जो इंटरवल हमने सिखाया था ना, T=T1 पे और T=T2 पे रिएक्टेंट की अलग अलग कंसंट्रेशन होगी, तो वो उस वैल्यू को लेके हम रिएक्टेंट जो रिएक्शन की है वहाँ की रेट कांस्टेंट कैसे निकालेंगे, ये वाला एक क्वेश्चन ले लेते हैं। तो
NO2 दे दिया। तो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 इन द फॉलोइंग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वाज 1.24 इंटू 10⁻²। दो N2O5 था, इसकी जो इनिशियल कंसंट्रेशन है, ये हो गया कितना 1.24 इंटू 10⁻², मोल लीटर इनवर्स, इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन है N2O5 की। और द कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 आफ्टर 60 मिनट्स, द कंसंट्रेशन ऑफ N2, ये होला इनिशियली T इक्वल टू 0 पे, तो T इक्वल टू T पे 80 हो गया कितना कंसंट्रेशन आफ्टर T इक्वल टू 60 मिनट्स पे। After 60 minutes, the concentration becomes 0.20 into 10⁻². 0.20 into 10⁻² मोल लीटर इनवर्स। को समझ में आया? इसको मान लो हम ले लेते हैं x1, इसको ले लेते हैं x2। अभी हमने देखा था ना x1 और x2, T1 इक्वल टू, तो यहाँ पे T1 कितना है 0, T2 कितना है 60। ठीक है, दो अलग अलग टाइम पे दो अलग अलग रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन गिवन है। T इक्वल टू 0 पे x1 दिया है, x1 कितना है 1.24 इंटू 10⁻², और T इक्वल टू 60 मिनट्स पे 80 जो x2 दिया हुआ है, वो दिया हुआ है कितना 0.20 इंटू 10⁻² मोल लीटर इनवर्स दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, यहाँ पे इसको R1 ले लो, मान लो ये R1 है, R1 और ये R2 है, ये R2 है। तो एट टाइम T इक्वल टू 0, एट टाइम T इक्वल टू 0, एट T इक्वल टू 0 हमारी जो रिएक्शन होगी वो होगी ln R1 is equal to KT plus minus KT plus ln R0। R0 क्या है इनिशियल कंसंट्रेशन। तो T2 पे क्या होगी at T इक्वल टू 60 मिनट्स ln R2 is equal to minus KT plus ln R0। सही है, ln R0। तो ये जो R0 है ये इनिशियल कंसंट्रेशन है। तो अगर हम इसको 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट करें, तो इसको यहाँ से सब्ट्रैक्ट करें तो आ जाएगा क्या ln R1 माइनस ln R2 is equal to माइनस ऑफ, देखो यहाँ पे क्या, यहाँ पे T इक्वल टू 0 क्या हो गया T1 हो गया, तो K T1 ले लेते हैं। T इक्वल टू 60 क्या हुआ T2 हो गया सेकंड टाइम पे, तो K T2 ले लेते हैं। तो यहाँ पे माइनस K T1 माइनस ऑफ माइनस K T2 और ln R0 कैंसिल हो गया अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो ये आ जाएगा ln R1 माइनस ln R2 कितना हो गया ln R1 माई R2 इज इक्वल टू यहाँ पे माइनस KT प्लस KT, तो कितना हो गया माइनस KT1 प्लस KT2, तो माइनस ऑफ K1 K ले लेते हैं कॉमन T2 माइनस T1 हो गया। ये R1 और R2 क्या है जो हमने देखा था ना x1 एंड x2, ये x1 एंड x2 concentration at time T equal to T1, concentration at time T equal to T2। तो ये R1 और R2 कुछ नहीं है, बस दो अलग अलग कंसंट्रेशन है दो अलग अलग टाइम पीरियड पे। सही है, क्लियर है। तो इसकी रिएक्शन क्या आ जाएगी ln R1 by R2 is equal to K into ln T2 minus T1। ये तो इसको पुट करो यहाँ पे, इसको K की वैल्यू निकाल दो। K की वैल्यू कितनी आ गई, K की वैल्यू आ गई, इस K की वैल्यू को T1 को इधर लाओ, तो 1 by T2 minus T1
ln R1/R2, सही है, 1/T2 - T1 ln R1/R2। तो इस जो ये क्वेश्चन पे R1 कितना है, R1 है 1.24 × 10⁻², R2 कितना है, R2 है 0.20 × 10⁻4 मोल लीटर इनवर्स, सही है इतना। और T1 कितना है, T1 है 0, इनिशियली T1 है 0 और T2 कितना है 60 मिनट्स। तो वैल्यू को डायरेक्टली पुट कर दो। वैल्यू को रिएक्शन में पूछा गया है कि फाइंड द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन, ठीक है, फाइंड द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन। ये वाला जो रिएक्शन है ये डेटा गिवन है, T = 0 पे इतना है कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की, T = 60 मिनट पे रिएक्शन की कंसंट्रेशन, जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन वो इतना है। पूछा गया है कि आप रेट कांस्टेंट को डिटरमाइन करो। तो रेट कांस्टेंट आ गया कितना, डायरेक्टली फार्मूला पुट करो, 1/T2 कितना है 60 मिनट्स - 0 डिवाइडेड ln ऑफ R1 कितना है 1.24 × 10⁻², यूनिट तो कैंसिल हो जाएगा, मोल लीटर इनवर्स 0.20 × 10⁻², ये कैंसिल हो गया और आ गया कितना, सॉरी तो K आ जाएगा कितना, अगर इसको आप सॉल्व करोगे, अब डायरेक्टली सॉल्व करोगे 0.0304। अगर ये ln को सिंप्लीफाई करोगे, सॉल्व करोगे यहाँ पे, तो K की वैल्यू आ जाएगी 0.0304। ऐसे क्वेश्चन दिए होंगे, दो अलग अलग टाइम इंटरवल दिए होंगे और वहाँ पे रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है दो अलग अलग वैल्यू दिया होगा, बस रेट कांस्टेंट पूछा होगा। तो डायरेक्टली ये वाला फार्मूला पुट कर दो, ठीक है, 1/T2 - T1 ln ऑफ कितना R1/R2। और अगर लॉग में कन्वर्ट कर सकते हो तो वहां पे 2.303/T2 - T1 log ऑफ R1/R2, सही है। अब देख लेते हैं जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे कंसंट्रेशन हम लेते थे, तो कंसंट्रेशन को हम मोल पर लीटर पे एक्सप्रेस करते थे। इतना अभी तक देखा तो काफी सिंपल था। अगर हम कंसंट्रेशन को प्रेशर की टर्म पे एक्सप्रेस करें, कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ प्रेशर इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन देखो, सपोज कोई रिएक्शन है ऐसे, A = गैस गिव्स राइज टू B + C, तीनों के तीनों गैसेस है, सही है, तीनों के तीनों गैसेस है। तो एट T = 0 इसकी इनिशियल प्रेशर था वो था P0 और ये दोनों कुछ फॉर्मेशन हुआ ही नहीं था। तो एट T = T इसकी जो कंसंट्रेशन हो गया ये हो गया P0 - X और ये हो गया X और ये हो गया X, सही है। ऐसे ही हम करते थे, ऐसे ही करते थे जब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को देखा था। T = 0 पे इनिशियली इसकी जो इनिशियल प्रेशर था, पार्शियल प्रेशर, गैसेस की में प्रेशर लेते हैं और जो कोई लिक्विड होगा तो इसका कंसंट्रेशन लेते हैं, सही है। तो P0 - X हो गया, यहाँ पे X, यहाँ पे X हमारा फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पे X इसकी कोफिशिएंट 1 है ना, तो अगर यहाँ पे 2B होता तो 2X लेते, 2C होता तो 2X लेते, C, ठीक है। तो X सपोज ये जो P0 हो गया वो इनिशियल प्रेशर हो गया, और PT जो हो गया फाइनल टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर मतलब ये तीनों ऐड करके, ठीक है। P0 हो गया इनिशियल कंसंट्रेशन। तो ये जो टोटल प्रेशर आएगा फाइनल एट टाइम T = T,
एट टी इजिकल टू टी। तो टी इजिकल टू टी पे, टाइम टी पे टोटल प्रेशर कितना है, ये प्लस ये प्लस ये। तो पीटी की वैल्यू कितनी आ गई, पी नॉट माइनस एक्स प्लस एक्स एट टाइम टी। टाइम टी पे टोटल प्रेशर कितना हो गया, ये प्लस ये टाइम टी पे। सही है, देखो कैसे फॉर्मूला एक डिराइव होता है। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करो, पीटी की वैल्यू कितनी आ गई, ये एक्स को एक्स कैंसिल, पी नॉट प्लस एक्स, पीटी की वैल्यू। यहां से हम एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पीटी माइनस पी नॉट। ये हो गया एक्स की वैल्यू, ये हो गया एक्स की वैल्यू। ठीक है, ये पी नॉट जो है वो इनिशियल प्रेशर है। सही है, पीटी माइनस पी नॉट, ये आ गया एक्स की वैल्यू। अच्छा, हमें चाहिए क्या, हमें एक्चुअली चाहिए क्या, हम ये सब क्यों कर रहे हैं, ये इसीलिए कर रहे हैं ताकि ये वाला जो टर्म है ना, ये वाला टर्म अगर हमें इसकी वैल्यू आ जाए, एक्स की वैल्यू आ जाए, तो हम इनिशियल प्रेशर को डिवाइड कर सकते हैं प्रेशर आफ्टर सम टाइम टी। सही है, जो हमारा इनिशियल जो रिएक्शन की जो इक्वेशन था फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या था, के टी इजुगल टू 2.303 बाई टी लॉग ऑफ ए नॉट बाई ए टी। तो ए नॉट तो हमें पी नॉट मिल गया, तो ये जो पी टी है, ए टी है, वो क्या है, पी नॉट माइनस एक्स। तो ये एक्स की वैल्यू हमें मिल गई, यहां से एक्स की वैल्यू मिल गई। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये जो x की वैल्यू इसको पुट करेंगे, ये मान लो पी ए, ये हो गया पी बी, ये हो गया पी सी। मतलब पी ए मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ ए आफ्टर सम टाइम टी, ये पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, पार्शियल प्रेशर ऑफ सी। तो ये जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए है, ये है पी नॉट माइनस एक्स। तो x की वैल्यू यहां पे पुट करो, x की वैल्यू यहां पे पुट करो। अगर नोट करना है तो वीडियो को पॉज करो और नोट करो, यहाँ पे जगह नहीं है तो फिर इनको वाइप आउट करना पड़ता है। वो यहाँ पे ये जो पी ए आ गया वो कितना आ गया, पी नॉट माइनस एक्स की वैल्यू कितना, पी टी, और माइनस माइनस प्लस हो गया। सही है, मैं कर देता हूँ डायरेक्ट, पी नॉट माइनस पी टी माइनस पी नॉट। सही है, एक्स की जगह पे ये वैल्यू पुट कर दिया हमने, पी टी माइनस पी नॉट। तो इसको खोल दो, पी नॉट माइनस पी टी माइनस पी नॉट, सॉरी प्लस पी नॉट। ठीक है, तो पी ए कितना आ गया, पी ए आ गया कितना, 2 पी नॉट माइनस पी टी। सही है, की वैल्यू कितना आ गया, 2 पी नॉट माइनस पी टी, 2 पी नॉट माइनस पी टी। तो हमें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे क्या देखा था, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे देखा था जो हमारा क्या होता है, के होता है, वो 2.303 बाई टी होता है, और ये लॉग ऑफ कितना होता है, पी टी बाई पी नॉट, सॉरी पी नॉट बाई पी टी, पी नॉट बाई पी ए। पी टी मतलब ये वाला पी टी, यहाँ पे तो हमने टोटल प्रेशर ले लिया ना, टोटल प्रेशर ले लिया यहाँ पे, लेकिन हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए पी ए। तो पी नॉट बाई पी ए, ये हो गया रिएक्शन। तो हमें बस पी नॉट की जगह पी नॉट को पुट करना है और पी ए की जगह इस वैल्यू को पुट करना है। तो करो, तो के आ जाएगा कितना, 2.303 बाई टी लॉग ऑफ पी नॉट डिवाइडेड बाई पी ए की वैल्यू कितनी है, 2 पी नॉट माइनस पी टी। सही है, 2 पी नॉट माइनस पी टी, ये आ गया। तो पी नॉट हो गया इनिशियल प्रेशर और ये हो गया टोटल प्रेशर 8 टाइम टी इज इक्वल टू टी। ठीक है,
ये गए ना, अगर हमें इनिशियल प्रेशर और टोटल प्रेशर गिवन होगा और रिएक्शन की जो रेट कांस्टेंट की वैल्यू पूछा होगा, तो हम डायरेक्टली ये फार्मूला पुट कर सकते हैं। कैसे? K = 2.303 by T log of P0 divided by 2 P0 minus PT। ये वाला डायरेक्ट फार्मूला पुट कर सकते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो एक रिएक्शन है 2N2O5 गैस gives rise to 2N2O4 plus O2, 2N2O4 plus O2, ये भी गैस है और ये भी गैस है। ये एक रिएक्शन है, ये एक रिएक्शन गिवन है। तो यहाँ पे क्या दिया है, टाइम T = 0 पे, टाइम T = 0 पे हमें जो टोटल प्रेशर मिला है, टोटल प्रेशर मतलब आफ्टर सम टाइम T द प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट प्लस द प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड, ये होता है टोटल प्रेशर। जो वेसल रहता है ना, वेसल में रिएक्टेंट भी होगा और आफ्टर सम टाइम T प्रोडक्ट भी फॉर्मेशन होगा। तो रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन बचा हुआ है, जो प्रेशर बचा हुआ है और जितने भी अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन हुआ है, उनकी टोटल जो प्रेशर है, इसी को हम टोटल प्रेशर बोलते हैं। जो वेसल की जो प्रेशर है, तो टोटल प्रेशर, हमें बस ये डेटा गिवन है। टाइम T = 0 पे कितना दिया है, टोटल प्रेशर 0.5 ATM पे, टोटल प्रेशर 0.5 दिया है। और टाइम T = T पे, T = T मतलब 100 अगर हो गया 100 सेकंड पे, 100 सेकंड पे कितना दिया, 0.512 ATM। कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट, तो हमें कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट दिया गया है। और जो हाँ, यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट है, यहाँ पे, एक सेकंड। हाँ, अच्छा एक बात याद रख लो कि अगर टाइम T = 0 है और यहाँ पे टोटल प्रेशर दिया हुआ है 0.5 ATM, मतलब टाइम T = 0 पे कोई भी प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं होगा। सही है, कोई प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं होगा। तो जब प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं होगा, ये जो टोटल प्रेशर है यही हो जाएगा इस N2O5 की इनिशियल प्रेशर। तो इसी डेटा से हमें ये देखने को मिलता है। तो ये जो P0 है, P0 = 0.5 ATM। सही है। और टाइम T = 100 सेकेंड पे ये जो 0.512 है, ये हो गया हमारा PT, टोटल प्रेशर। सही है। तो डायरेक्ट फार्मूला पुट करो, यहाँ पे रिएक्शन की रेट कांस्टेंट पूछा हुआ है। सही है। तो K = 2.303 by T log of P0 by 2 P0 minus PT, P0 by 2 P0 minus PT। तो डायरेक्टली पुट करो यहाँ पे।
पी नॉट माइनस पी टी। तो यहाँ पे कैसे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, अगर हम ले लेते हैं यहाँ पे कितना, ले लेते हैं पी नॉट की वैल्यू 2.303 बाई टी लॉग ऑफ 0.5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 0.5 माइनस पी टी कितना है 0.5.2 तो पुट करो यहाँ पे 2.303 बाई टी log of 0.5 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 0.5.2। तो अगर इसको हम सॉल्व करते हैं, तो आंसर आ जाएगा कितना 0.5 बाई 0. अच्छा ये t कितना है, ये t की वैल्यू हमें तो लिया नहीं ना, तो लिया नहीं, ये t जो 100 सेकंड पे हमने लिया है, तो यहाँ पे 100 आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो ये 100 आ गया तो कितना हो जाएगा 2. अगर इसको हम करें तो 0.02 log of 0.5 माइनस 1 माइनस 0.5.2। अगर हम इसको सॉल्व करें तो आ जाएगा k इज इक्वल टू कितना आया है 4.98 इंटू 10 टू द माइनस 4, 4.98 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, और यहाँ पे सेकंड इनवर्स देखा कैसे आ गया। ये पीटी हो गया 100 सेकंड पे टोटल प्रेशर, सही है। पी नॉट हो गया जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ था तो वहां पे 0.5 क्या हो गया, ये जो N2O5 की इनिशियल प्रेशर, तो हमने डायरेक्ट फार्मूला पुट कर दिया, इनिशियल प्रेशर डिवाइडेड बाई 2 पी नॉट माइनस पी टी, 2.303 बाई टी, टी इज इक्वल टू कितना 100 सेकंड पे लिया, तो फार्मूला पुट किया और सॉल्व किया, तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू आ गई, सही है। कैलकुलेशन पे अगर कोई मिस्टेक हो गया तो उसको इग्नोर करना, क्योंकि कैलकुलेशन आप कैलकुलेटर पे कर सकते हो, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ओवर द टाइम ठीक हो जाता है वो बाय द फ्लो ऑफ टाइम, ठीक है। कभी कभी गड़बड़ हो जाता है कैलकुलेशन पे, कोई बात नहीं, उसको ध्यान से करना, यहाँ पे मेरा भी गलती हो सकती है, सही है। तो अच्छा सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए देख लेते हैं। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए सेकेंड ऑर्डर पे क्या होगा, ठीक है। रिएक्शन इन व्हिच द रेट डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज्ड टू द पावर 2। जैसे कोई रिएक्शन हो गया 2A गिव्स राइज टू प्रोडक्ट, तो यहाँ पे जो रेट होगी ये होगी कितना K इंटू A की कंसंट्रेशन टू द पावर 2, ये हो गया सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तो ये हो गया ऑर्डर। अगर जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन रेज टू द पावर 2, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की स्क्वायर पे ऊपर डिपेंड करता है अगर रेट, तो इसी वाले रिएक्शन को हम सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन बोलेंगे। पहले भी मैंने बोला था जब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम पढ़ रहे थे, सही है, पढ़ रहे थे। अच्छा इसकी रेट कांस्टेंट की इक्वेशन क्या आएगी, रेट कांस्टेंट की इक्वेशन ये आएगी, इतना ज्यादा डिटेल में डेरिवेशन नहीं है सेकेंड ऑर्डर के लिए, बस जान लो 1/T माइनस 1/A0। AT हो गया कंसंट्रेशन आफ्टर सम टाइम T, A0 हो गया इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, तो KT आ जाएगा KT इज इक्वल टू 1/AT माइनस 1/A0। A0 ये हो गया सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन की रेट कांस्टेंट की जो इक्वेशन है, सही है।
और इसको इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, कोई जनरल, अगर कोई जनरल, देखो अगर कोई जनरल फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला नहीं बोलते, इसको एक्सप्रेशन बोलते हैं ऑफ रेट कांस्टेंट। जनरल कोई एक्सप्रेशन हो गया रेट कांस्टेंट की, तो ये हो जाएगा के टी इज इक्वल टू 1/n माइनस 1/80 टू द पावर n माइनस 1 80 टू द पावर n माइनस 1 80 टू द पावर n माइनस 1 माइनस 1/n टू द पावर n माइनस 1। तो ये हो गया जनरल एक्सप्रेशन फॉर रेट कांस्टेंट ऑफ एनी ऑर्डर एक्सेप्ट फर्स्ट ऑर्डर, एक्सेप्ट फर्स्ट ऑर्डर, समझ रहे हो? एक्सेप्ट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यानी कि ये जो एक्सप्रेशन है ना, ये फर्स्ट ऑर्डर पे लागू नहीं होगा, फर्स्ट ऑर्डर पे ये लागू नहीं होता, सही है? ये जीरो ऑर्डर पे भी अप्लाई कर सकते हो और सेकंड ऑर्डर पे अप्लाई कर सकते हो। ये वाला रिएक्शन हमने सेकंड ऑर्डर कर लेना, सेकंड ऑर्डर रेट कांस्टेंट की इक्वेशन एक्सप्रेशन। तो अगर हम यहाँ पे पुट करें, अगर यहाँ पे पुट करो, यहाँ पे n इक्वल टू 2 पुट करो, n इक्वल टू 2 पुट करो तो 1/1 हो गया। तो यहाँ पे n इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो 80 टू द पावर 2 माइनस 1 80 हो गया, और यहाँ पे 2 माइनस 1 n नॉट टू द पावर 1 हो गया। तो इक्वेशन आ गया। ये वाला रिएक्शन पुट करके जीरो ऑर्डर पे भी ये ऐसे पुट कर सकते हो, जीरो ऑर्डर पे भी क्या कर सकते हो, n इक्वल टू 0 हो गया तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1, तो माइनस 1 यहाँ पे a टू द पावर माइनस 1 माइनस 1/n टू द पावर माइनस 1, तो ये ऊपर चले जाएंगे। यहाँ पे मैच करके देख लेना, जीरो ऑर्डर पे भी यही आ जाएगा। इस वाले एक्सप्रेशन को सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर पे अप्लाई नहीं कर सकते, बाकी सारे के सारे एरिया जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है उसी पे अप्लाई कर सकते। ये क्या है ना, जनरल एक्सप्रेशन फॉर द रेट कांस्टेंट ऑफ nth ऑर्डर रिएक्शन एक्सेप्ट फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है इतना। इस पे ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हो, ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हो। बस थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन पे, के टी इज इक्वल टू 1/80 माइनस 1/n0, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, के टी प्लस 1/n0 इज इक्वल टू 1/80, 1/80, सही है 1/80। तो अगर हम 1/80 को t के वर्सेस करते हैं तो 1/80 वर्सेस t अगर हम प्लॉट करते हैं तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो ये हो जाएगा एक, ये m हो जाएगा कितना, k हो जाएगा m, ये हो गया x, ये हो गया m, और ये हो गया y, ये हो गया c, ये हो गया इंटरसेप्ट। तो ये जो वैल्यू है ये हो गया 1/n0, और ये स्लोप इज इक्वल टू k हो गया। यहाँ पे 1/80 वर्सेस t सेकंड ऑर्डर के लिए। इतना ठीक है, इतना ठीक है ग्राफ। चलो आगे बढ़ते हैं, हाफ लाइफ के बारे में देखते हैं, हाफ लाइफ पीरियड। तो ये जो हाफ लाइफ है तो ये हो जाएगा
50% कंजम्पशन, 50% कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन। जब कोई रिएक्शन 50% कंप्लीट हो चुका है तो उसके लिए कितना टाइम लगेगा, इसी को हम बोलते हैं हाफ लाइफ टाइम। कोई भी रिएक्शन 50% जब कंप्लीट हो जाएगा उसके लिए कितना टाइम लगेगा, ये होता है हाफ लाइफ टाइम। इसको हम टी हाफ भी बोलते हैं, सही है, टी हाफ भी बोलते हैं। जब 50% कंप्लीट हो जाएगा तो जो इनिशियल कंसंट्रेशन था ए नॉट, वो 50% कंप्लीशन होने के बाद कितना आएगा, ए नॉट बाई 2 आएगा, सही है। 50% कंप्लीट होने के बाद जो रिएक्टेंट जो बच जाएगा, द रिएक्टेंट लेफ्ट बिहाइंड इज इनिशियल रिएक्टेंट डिवाइडेड बाई 2। 50% कंज्यूम हो गए, बाकी 50% बच गया, तो जो 80 हो जाएगा ये हो जाएगा ए नॉट बाई 2। जो ए नॉट हो जाएगा वो तो ए नॉट ही रहेगा, सही है। तो हम अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए ये निकाले हाफ लाइफ पीरियड, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, अगर जीरो ऑर्डर के लिए यहाँ पे निकाले तो जीरो ऑर्डर पे हमने क्या देखा था, हमने क्या देखा था, केटी जो था ए नॉट माइनस 80 था, ये था रिएक्शन, ये था रिएक्शन, सही है। ए नॉट माइनस 80 था, ये जीरो ऑर्डर के लिए था, निकाले थे ना पहले जो इक्वेशन निकाले थे रेट कांस्टेंट की। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे टी के जगह टी हाफ ले लेंगे, टी के जगह टी हाफ ले लेंगे, टी हाफ इज इक्वल टू ए नॉट, ए नॉट की जगह लेंगे ए नॉट की जगह ए नॉट, सॉरी ए नॉट की जगह ए नॉट ले लेते हैं। ए नॉट को हमने ए नॉट लिखा और ए टी कितना है, ए टी है ए नॉट बाई 2, और ये जो के है इसे डिवाइड हो जाएगा, सही है। तो टी हाफ आ गया कितना, इसको करो 1 बाई के इंटू 2 ए नॉट माइनस ए नॉट बाई 2, ठीक है इतना। और टी हाफ कितना आ गया, टी हाफ आ गया 2 ए नॉट माइनस ए नॉट, ए नॉट बाई 2 के, सही है। ये हो गया टी हाफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ए नॉट बाई 2 के। फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, सही है। थोड़ा स्पीड चलना पड़ेगा, ये नोट कर लो, समझ में आ गया हाफ लाइफ कैसे निकाला। 80 को हमने ए बाई 2 ले लिया, ए नॉट बाई 2, और ए नॉट को ए नॉट रखा क्योंकि 50% कंप्लीट हो रहा है ना, इसलिए हमको आफ्टर सम टाइम टी जो रिएक्शन जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बचता है उसको 50% लेना पड़ेगा, जो इनिशियल कंसंट्रेशन था उसके 50% लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे सिर्फ 80 की जगह हमने ए नॉट बाई 2 डाल दिया, बस समझ में आया। द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ 50% ऑफ द रिएक्शन, जितने भी टाइम पे जो रिएक्टेंट था, इनिशियली जो रिएक्टेंट था, कुछ टाइम बाद वो कंज्यूम होगा, जिस जैसे रिएक्शन आगे प्रोसीड करेगा तो कंज्यूम होके जब वो सिर्फ 50% बच जाएगा जितने टाइम पे, उसी को हम बोलेंगे उस रिएक्शन की हाफ लाइफ टाइम। ये अब देखते हैं फर्स्ट ऑर्डर के लिए। कोई डाउट हो तो कमेंट्स में पूछना, आई वुड लव टू क्लियरिफाई दैट। तो यहाँ पे k इज इक्वल टू 1 बाई टी 2.303 लॉग में लेते हैं, 2.303 लॉग ऑफ ए नॉट बाई 80। यही था हमारा रेट कांस्टेंट की जो इक्वेशन, जो एक्सप्रेशन था रेट कांस्टेंट का। तो अगर हम यहाँ पे टाइम को इस साइड लाए तो क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू 2.303 बाई के लॉग ऑफ
ए नॉट बाई ए टी, सही है। इनिशियल कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन आफ्टर सम टाइम टी, मैंने पहले भी बताया था कि कंसंट्रेशन एट सम टाइम टी इज इक्वल टू इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई 2, 50% बचेगा, सही है। तो इस टी को हमने टी हाफ ले लिया, सही है, इस टी को टी हाफ ले लिया। तो अब क्या करेंगे, टी हाफ आ जाएगा 2.303 डिवाइडेड बाई के लॉग ऑफ ए नॉट की वैल्यू को ए नॉट रखते हैं और ए टी की वैल्यू को ए नॉट बाई 2 डालते हैं, सही है। तो टी हाफ आ गया कितना, 2.303 बाई के लॉग ऑफ ए नॉट, के ए नॉट कैंसिल हो गया, यहाँ पे 2 ए नॉट हो गया ना, 2 ऊपर चला गया, तो लॉग ऑफ 2, लॉग ऑफ 2 आ गया। अगर हम यहाँ पे log 2 की वैल्यू को पुट करें और इसको 2.303 के साथ मल्टीप्लाई करें तो टी हाफ आ जाएगा 0.693 डिवाइडेड बाई के। मैंने बताया था ना, कोई भी अगर फ्रैक्शन कंप्लीशन ऑफ एनी फ्रैक्शन अगर लेते तो वहां पे क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। जब हमने 3/4 कंप्लीशन निकाला था तब भी कोई कांस्टेंट डिवाइडेड बाई के था, जब हमने 1/2 कंप्लीशन निकाला तब भी कोई कांस्टेंट डिवाइडेड बाई के हो गया। यहाँ पे कोई भी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की टर्म नहीं रहेगी, यानी कि जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है ना, वो कितने टाइम में कितना कंप्लीट होगा, ये बिल्कुल भी जो रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं करता, सही है। फ्रैक्शन, अगर फ्रैक्शन ले लिया तो सही है। सही है। और 3/4 पे कितना निकाला था, जस्ट फॉर द क्लैरिटी, (1.386 डिवाइडेड बाई के, टी 3/4 इज इक्वल टू 1.386 डिवाइडेड बाई के। बताया था ना, अगर कोई भी फ्रैक्शन टाइम लेना कंप्लीशन 1/2, 3/4, तो यहाँ पे कोई कांस्टेंट डिवाइडेड बाई के होगा, डजंट डिपेंड ऑन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, करेक्ट है। आप सेकंड ऑर्डर के लिए भी निकाल सकते हो, सेकंड ऑर्डर के लिए भी निकाल सकते हो। वो कैसे निकालते हैं, हाफ लाइफ फॉर सेकंड ऑर्डर के लिए, तो KT इज इक्वल टू 1/80 माइनस 1/A0, ये हो गया ना सेकंड ऑर्डर के लिए रिएक्शन। तो T जो था वो 1/K 1/80 माइनस 1/A0, तो हम T की जगह T हाफ ले लेते हैं। 1/K 80 कितना है, 80 है 1/A0/2 माइनस 1/A0, सही है। T हाफ इज इक्वल टू 1/K 2/A0 माइनस 1/A0, सही है। तो कितना आया, T हाफ इज इक्वल टू 2/A0 माइनस 1/A0, 1/K इंटू A0, यानी कि इनिशियल कंसंट्रेशन आ गया। तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ टाइम कितना आया, 1/रेट कांस्टेंट इंटू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, सही है, सेकंड ऑर्डर। ये हाफ लाइफ आ गया। और एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है एवरेज लाइफ टाइम। एवरेज लाइफ टाइम ये होता है जब कोई भी रिएक्शन प्रोसीड करता है, उसको प्रोसीड होने के लिए जो एवरेज टाइम रिक्वायर्ड होता है, मान लो कोई रिएक्शन आपने बैठा दिया, तो उसको इनिशियल जब वो इनिशिएट होगा, वो रिएक्शन स्टार्ट होगा, तो स्टार्ट होने के लिए एवरेज, ऑन एन एवरेज कितना टाइम लगता है, यही होता है एवरेज लाइफ टाइम, ठीक है।
एवरेज लाइफ टाइम, इसको मीन लाइफ भी बोलते हैं। इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं टाउ। ठीक, तो ये सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए यूज होता है। टाइम during which the molecule of a reactant on an average remains unreacted। समझ रहे हो, एक रिएक्शन स्टार्ट हुआ, उसको स्टार्ट होने में कितना टाइम लगेगा ऑन एन एवरेज। हर एक रिएक्शन की अलग अलग टाइम होगा। एवरेज एक रिएक्शन को स्टार्ट होने के लिए कितना टाइम लगेगा, यानी कि जो रिएक्टेंट हो वो कितना टाइम तक, ऑन एन एवरेज कितना टाइम तक वो अनरिएक्टेड रहता है, इसी को हम बोलते हैं एवरेज लाइफ टाइम, अनरिएक्टेड। सही है। तो ये जो एवरेज लाइफ टाइम है ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए एप्लीकेबल होता है, ओनली फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, क्योंकि और किसी भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हम इतने इजीली एक स्ट्रेट लाइन पे प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। आपको पता है एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एक स्ट्रेट लाइन पे प्रोसीड करता है। सही है। जीरो ऑर्डर एक पैरेलल लाइन पे चलेगा, पैरेलल लाइन पे। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है उसको हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, जैसे रेडियो एक्टिव डीके हो गया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो उसको हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। सेकंड ऑर्डर को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, वो बहुत ही वास्ट उसकी ग्रोथ होता है सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। और ये जो फर्स्ट ऑर्डर है ये सिंपली एक स्ट्रेट लाइन पर प्रोसीड करेगा और इसको हम इक्वेशन लगा के प्रेडिक्ट कर सकते हैं। इसीलिए हम एवरेज लाइफ निकालते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो ये जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की जो एवरेज लाइफ होगी ये होगी टाउ इज इक्वल टू 1.44 इंटू टी हाफ। इतना सही है। ये हो गया एवरेज लाइफ। ओके, सो हम स्यूडो फास्ट ऑर्डर रिएक्शन, एक और कॉन्सेप्ट है स्यूडो फास्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये क्या है? जैसे कोई रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट दे रहा है, ठीक है, प्रोडक्ट दे रहा है। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हमने वाटर दिया, वाटर एक्सेस, एक्सेस ऑफ वाटर दिया। तो ये जो रिएक्शन है इसको हम लिखेंगे कैसे? इसका मतलब तो यही हो गया ना कि कोई रिएक्टेंट है ए, उस पर हम वाटर ऐड कर रहे हैं तो कोई प्रोडक्ट दे रहा है। यहां तक ठीक है। तो जब हम इसके ऑर्डर निकालेंगे तो हमें लगेगा कि जो रेट होगा वो रेट कांस्टेंट इनटू ए की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगा और वाटर की कंसंट्रेशन के ऊपर भी डिपेंड करेगा, हमें ऐसा लगेगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे ये जो H2O है, वाटर, इट इज गिवन इन एक्सेस अमाउंट। तो प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि जब भी कोई सॉल्वेंट हमें एक्सेस अमाउंट पे गिवन है तो यहाँ पे जो रिएक्शन की रेट है ये इस सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, ये सिर्फ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता। मान लो कोई मतलब कोई जैसे बहुत सारा पानी है, बहुत सारा पानी है, तो उस पे अगर हम और ज्यादा पानी डालेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा।
जैसे बोलते हैं ना, अगर समंदर में एक और बाल्टी पानी डाल दो तो उस पे डजंट मैटर, डजंट मेक एनी डिफरेंस। वही बात हो रही है यहाँ पे। ये जो वाटर है एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट है, तो आप यहाँ पे कितने भी और वाटर डाल दो, रिएक्शन की रेट को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये जो रिएक्शन है ये सेकंड ऑर्डर जैसा दिखता है, इट सीम्स लाइक सेकंड ऑर्डर बट इट इज नॉट सेकंड ऑर्डर, इट इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो ये वाला जो रिएक्शन होते हैं जिसी पे, जहाँ पे एक सॉल्वेंट को एक्सेस अमाउंट पे दिया होता है, और ये जो ओवरऑल रिएक्शन की रेट है ये सिर्फ रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है। ये जो एक्सेस अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट है इसी पे डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारा एक्सेस अमाउंट पे दिया हुआ है ना सॉल्वेंट, तो और कितना भी ऐड करो रिएक्शन की रेट को कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इसीलिए ये रिएक्शन दिखता है सेकंड ऑर्डर जैसा, बट ये एक्चुअली है फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन को हम लिखेंगे, ये वाला एक्सप्रेशन गलत है। तो रेट जो होगा ओनली ए की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, तो इसीलिए इसको बोलते हैं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर। स्यूडो मतलब डिस्गाइज। ठीक है, जैसे कोई ईस्टर है, ईस्टर को हम हाइड्रोलिसिस करते हैं। ईस्टर को जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें एसिड और अल्कोहल देगा। इसको हम हाइड्रोलिसिस करते हैं, सही है। एसिड और अल्कोहल देगा। तो यहां पे क्या होगा, ये जो वाटर है एक्सेस अमाउंट पे दिया हुआ है, तो ये जो टोटल ओवरऑल हाइड्रोलिसिस प्रोसेस है, यहाँ पे हम कितना भी और वाटर डाल दो रिएक्शन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये जो रिएक्टेंट है ये तो लिमिटेड है ना, ये तो लिमिटेड है। तो वाटर तो ऑलरेडी बहुत सारा अमाउंट में प्रेजेंट है, तो और भी कितना भी डाल दो क्या फर्क पड़ता है। तो इसीलिए ये जो रिएक्शन की रेट है ये सिर्फ इसकी कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है। रेट इज इक्वल टू के इंटू रेट कॉन्स्टेंट इंटू COOC2H5। इसी की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, इसीलिए इसको बोलते हैं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सही है। व्हाट इज द टाइम? हाँ, तो इसको यहाँ पे स्टॉप करते हैं। तो अगले वाले जो वीडियो आएगा इसमें हम देखेंगे कि कैसे एक रिएक्शन की रेट जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, जिसको हम आरएनएस इक्वेशन बोलते हैं। आरएनएस इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी, व्हाट इज थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। टेम्परेचर डिपेंडेंस कैसे होता है और टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए जितना हमने अभी तक पढ़ा रिवाइज करो, पढ़ते रहो और क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। सही है। कीप लर्निंग। बाय बाय।